एंडी खान वॉइसेस ओवरसीज की एक और एपिसोड के साथ आपके सामने। मेरे साथ हैं आज मेजर रिटायर्ड मेजर समरतूर साहब। एज अ पीएमसी सूडान में भी ऑपरेट करते रहे, जुलू डिफेंस के मालिक भी हैं, रिपब्लिक टीवी के पैनलिस्ट भी हैं, एक गहरी नज़र रखते हैं, एक वाइड व्यू रखते हैं दुनिया के हालात के ऊपर और स्पेशली जंगों के ऊपर। वेलकम टू द शो समर साहब, हाउ आर यू? ऑल गुड सर। कैसे हैं सर? सत श्री अकाल सभी व्यूअर्स एंड टू यू सर। किਵੇਂ ਹੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ? आई एम फाइन। समर, एक boiling situation we have on our hands, especially in the Middle East. And it's been developing for about now, what, 10 days now? 11 days? यस सर, Somewhere around there? 11 डेज। यस 11 डेज। 10-11 दिन से हम मिडल ईस्ट में एक लिमिटेड वॉर को देख रहे हैं, और मतलब इस लिमिटेड वॉर के अंदर अब एक ऐसा इवेंट हुआ है जो इसे लिमिटेड वॉर नहीं रखता। नाउ इट हैव गॉन बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ लिमिटेड वॉर। 11 दिन से हम इसराइल की तरफ से भी अटैक्स देख रहे हैं, ईरान की तरफ से भी अटैक्स देख रहे हैं, और हम दोनों मुल्कों की स्ट्रेटजी को फ्रॉम अ वाइडर एंगल स्टडी भी कर रहे हैं। तो इसको लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग कि आपको क्या नजर आता है कि अब तक क्या हुआ है शुरू से लेकर अब तक, और वेयर इट विल लीड टू इन द फ्यूचर। सर जहां तक हिस्ट्री का सवाल है सर, 1981, लेट अस गो बैक टू 1981। ऑपरेशन और ओपेरा। सो जो ऑपरेशन ओपेरा था वो था सद्दाम हुसैन का जो न्यूक्लियर रिएक्टर का जो और इराक। सपना था। हाँ, इराक में। तो और इराक। 1981, यस। तो वो पहले निशाना बनाया गया। तो आप डेस्परेशन देखें कि यहूदियों को ये मतलब ख्याल ही एक भयानक सपना है कि किसी मुसलमान मुल्क के पास अगर एटॉमिक बॉम्ब आ जाए तो क्या होगा, वो भी खासकर जो रेडिकल मुस्लिम कंट्री है। पर मैं एक चीज पे हैरान हूं कि इट इज अ सुन्नी कंट्री। इराक इज अ सुन्नी नेशन, नॉट शिया डोमिनेटेड। तब उन्होंने ये हरकत की। एंड उसके बाद फिर 2006 में इन्होंने सीरिया के ऊपर भी अटैक किया, क्योंकि सीरिया में भी जो न्यूक्लियर रिएक्टर था और मिसाइल बेस थे, तो उसको भी इनसिक्योरिटी थी कि ये भी हम हमारे मतलब इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल होगा। तो 2006 में इन्होंने ऑपरेशन ऑर्चर्ड करके अंजाम दिया और 2006 में सीरिया के भी पूरे डिस्ट्रॉय कर दिया। अब 2005 2025, इट इज 2025, एंड अब इन्होंने तीसरी बार ये हरकत की है। तो पहली चीज तो देखिए सर, बहुत सारी लीगैलिटीज हैं इस मैटर में। कहते हैं कि इसराइल के पास भी परमाणु बॉम्ब है, एटमी बम है इसराइल के पास। अबाउट पर anywhere इज इट from अ 70 to 400। 400, बट इज इट अ मेंबर ऑफ द नॉन प्रिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी? एनपीटी नो। नहीं, इट इज नॉट आज अ तक मेंबर ऑफ इट। आज तक आईएईए को घुसने नहीं दिया उन्होंने अपने मुल्क के अंदर। घुसने ही नहीं दी। तो एक ये पहलू है वेस्ट का कि भाई उनका कोई प्रो हो तो ये चल रहा है, एंड जब कोई अदर सेकेंडरी कंट्री ये हरकत करे तो भाई मना है। अच्छा तो समर, आपने हाँ जी, डिस्कस किया कि इराक के अंदर ऑपरेशन ओपरा जो हुआ 1980, 1980 या 82 है, आई डोंट नो 1981, द एग्जैक्ट। 81, 82, हाँ सर, हाँ। वो F-16 तल अवीव से फ्लाई करते हैं, सऊदी अरब के ऊपर से होते हुए आते हैं, सऊदी सर, एयर स्पेस को वायलेट करते हैं, बाकायदा उनकी परमिशन के साथ करते हैं, और फिर वो आगे जाते हैं और इराक के ऊपर बम्बार्डमेंट करते निकल जाते हैं। इराक, ईरान, in my view, was the same situation as India Pakistan. हाँ, एक टाइम And पे जब ईरान और इराक के बीच जो जी, हालात थे। उसकी वजह मैं समझाता हूँ। 50s के अंदर अमेरिका ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था,
एटम्स फॉर पीस। इन दोनों मुल्कों को एटम्स फॉर पीस के अंदर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने वाला भी अमेरिका था, जो आज डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहा Okay. है। दे गेव इट टू देम। अच्छा, पाकिस्तान को भी एटम्स फॉर पीस के अंदर ही मिला था। Okay. India was at that time a part of non-aligned movement, so they got it from Russia. Yes. ना ये जो ईरान इराक सिनेरियो है, इसके अंदर तो दोनों मुल्कों को एटॉमिक टेक्नोलॉजी देने वाला अमेरिका था। और फिर एक अमेरिका के आशीर्वाद के साथ ही इतने अरसे ये ईरान इराक वॉर भी जो 8 साल चली, जो मेरा और आपका बचपन गुजर गया इसको देखते हुए, कि यहाँ टैंकर को ठोक दिया, वहाँ टैंकर पे जो है वो रॉकेट मार लाइव दिया, और लाइव लाइव तो नहीं, देखते थे पर हम ये तमाशा। ऑलमोस्ट एक दिन के गैप के साथ जी। लाइव के तौर पे, और फिर इवेंचुअली लाइव डेजर्ट स्टॉर्म। तो नहीं, डेजर्ट स्टॉर्म से पहले की बात कर रहा हूँ, ईरान इराक वॉर की। वो तो मेरा और आपका बचपन था। इट स्टार्टेड इन 81 आई बिलीव सो, और 1980 आफ्टर खुमानी केम बैक, ईरान इराक वॉर स्टार्टेड हाँ हाँ एंड देन हाँ। इट वेंट ऑन फॉर 8 इयर्स, जिसके अंदर उस दिन यस। हम बात कर रहे थे, दोदी अल फैयाद का नाम आया था उसके अंदर, हाँ हाँ, वो जो बचपन ही गुजरा है। यू राइट सर। आर्म सप्लाई करता रहा दोनों मुल्कों को। अमेरिका नेवर कैलकुलेटेड द रिस्क। द रिस्क वाज कि खुमैनी एक दिन वापस आएगा और ईरान में इनकलाब आ जाएगा। द रिस्क वाज कि सद्दाम हुसैन जिसे लॉन्च करने वाला, बाद पार्टी को पावर में लेके आने वाला, ये सारे केबल्स लीक हो गए, अब तो सारी दुनिया के सामने आ गया, डाइसेक्शन हो गया है, अब इसके ऊपर बात भी कर ले तो क्या फर्क पड़ जाएगा। वो उसके पीछे भी अमेरिका ही था। फिर खुमैनी के अगेंस्ट सद्दाम को खड़ा करने वाला भी अमेरिका था। अमेरिकन। बट देन दे डिड नॉट न्यू कि व्हेन ईरान इराक वॉर विल एंड, व्हाट टर्न्स दीज कंट्रीज विल टेक। और वो जो टर्न्स उन्होंने लिए वो आज हमारे सामने। 1980 के अंदर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म होता है। 19 ईयर 2000 में हुआ था, कब हुआ था डेजर्ट नहीं, स्टॉर्म जो हुआ? 1991 सर, 91। 1991। 1991 में डेजर्ट स्टॉर्म होता है, जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि एक अरब लीग की मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर सद्दाम हुसैन ने ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर ये तमाम अरब ममालिक उसके साथ खड़े हों तो वो 24 घंटे के अंदर इसराइल को नीस्त नाबूद कर देगा, एब्लिटरेट कर देगा। और उसके बाद उस मीटिंग के मिनट्स जो है वो फॉरवर्ड किए गए एक बड़ी ताकत को, और फॉरवर्ड करने वाली जो शख्सियत थी या बताने वाली जो शख्सियत थी इस सारी इन्फॉर्मेशन को लीक करने वाली, वो कुवैत की कोई रॉयल पर्सनैलिटी थी, जिसके नतीजे में वो कुवैत इराक वॉर हुई, जिस वक्त सद्दाम को ये पता चला उसने कुवैत के ऊपर कब्जा किया। एंड देन वी वेंट टू डेजर्ट स्टॉर्म एंड थिंग्स कंप्लीटली वेंट साउथ। और सऊदी बिल्कुल बना एंटी पहला अमेरिकन पॉलिसी। ओवरसीज मिलिट्री बेस। जी, टोटल एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स जो है वो इराक के अंदर उस वक्त आए। गोइंग फॉरवर्ड एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स ईरान के अंदर उसी दिन आ गए जिस दिन खुमैनी साहब वापस आए। तो दिस रिस्क वाज नेवर कैलकुलेटेड कि अगर कभी ऐसा हुआ तो इसके नतीजे में इसका रिवर्सल क्या होगा। नाउ वी आर ट्राइंग टू सी बिल्कुल। कि इसकी कंटेनमेंट क्या है। मगर दूसरी तरफ इराक के ऊपर जब हमला हुआ तो डब्ल्यू एम डी शोर मच रहा था, और वो WMD दे वर नो वेयर टू बी फाउंड बिकॉज दे डिडंट एग्जिस्टेड। ऑल फेक प्रेजेंटेशंस इन यूएन। ऑल फेक प्रेजेंटेशन। आइए, ये अमेरिकन इंटेलिजेंस, ये सारे लोग इस वक्त शोर मचा रहे हैं कि ईरान कोई एटम बम नहीं बना रहा था, मगर इराक इराक तब, न- दैट टाइम, जब जब मगर आज जब आज हाँ, अमेरिकन इंटेलिजेंस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ट, IAEA, ग्रोसी साहब, उसके अलावा और बड़े लोग हैं जो इस वक्त खुल खुला के ये कह रहे हैं, CIA, FBI,
सबके बयान ऑन रिकॉर्ड हैं कि ईरान कोई एटम बम नहीं बना रहा था, मगर उसके नहीं बना रहा। बावजूद ईरान को प्रोवोक किया गया, एक जंग उसके खिलाफ शुरू की गई, और इस सब के पीछे कल्प्रिट जो है वो हमेशा हमें बीबी नेतन्याहू नजर आता है सिंस 1995 गोइंग फॉरवर्ड। व्हाई डू यू थिंक कि आफ्टर ऑल दीज इवेंट्स बीबी नेतन्याहू इज नेवर बीन क्वेश्चनड बाय द वर्ल्ड पावर्स के आप हर दफा ये स्टेटमेंट देते हो, पीछे से निकलता कुछ नहीं है? व्हाई डू यू थिंक ही इज सो पावरफुल? ही इज प्रोटेक्टेड बाय द अमेरिकन। वो अमेरिकन इंटरेस्ट में करता है सारे काम। इज ही अ डीप बट स्टेट एलाय? हो सकता है सर, आई मीन फ्यू थिंग्स एंड फैक्ट्स वो कई बार अनटोल्ड इज द बेस्ट वे टू फाइंड द आंसर। इट इज इमिनेंट, दिख रहा है ओके, लॉजिकली। आज से 11 दिन पहले ईरान से इसराइल से एक एयर रेड लॉन्च होता है। तकरीबन कोई 55 या 53 के करीब जहाज है जो इसमें हिस्सा लेते हैं। देखा मैंने वीडियो में। इसराइल से लॉन्च होते हैं सर 200। जी, 200। 200 एयरक्राफ्ट। ये ईरान के ऊपर जाते हैं, डिफरेंट साइट्स को निशाना बनाते हैं, वहां से रिटेलिएशन शुरू होती है। इन दोनों मुल्कों की स्ट्रेटजी, लेट्स डिस्कस दिस, कि हु हैव आउट ऑफ द बॉक्स स्ट्रेटजी एंड हु इज स्टिल प्लेइंग बाय द बुक। सर देखो, जहां तक मिलिट्री माइट का सवाल है, ईरान हैज द नंबर्स। बट जहां तक टेक्नोलॉजी एंड एयर सुपीरियोरिटी की बात आती है, वहां पे इजराइल। बट सबसे बड़ी चीज, इन दोनों मुल्कों के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज द बेसिकली डिसाइडिंग फैक्टर की द वॉर हैज नेवर बीन सो अगली एज इट इज नाउ। they have never dared to confront each other on ground, on foot, और वो हो भी नहीं पाएगा। इट इज नॉट प्रैक्टिकल आज की तारीख में। वो अमरीकियों ने वियतनाम में भी करके देख लिया, अफगानिस्तान में भी करके देख लिया। दे आर वेरी वेल अवेयर व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस एंड एंड रिजल्ट। अगर इराक में यूएस आ भी गई थी, दे फेल टू नो द फॉर्मूला ऑफ इंस्टॉलिंग अ गवर्नमेंट इन अ कंट्री विच यू इन्वेड इन, जो कि आपके फेवर में रहे। और अगर वो फेवर में भी रहती है सरकार, इट इज वेरी टाइम बाउंड। आज की तारीख में आप इराक में देख लो, वाई डिड अमेरिका नॉट सेलेक्ट इराक एज अ इन्वेडिंग फ्रंट? उन्हें पता है कि जितनी भी इंसर्जेंसीज आज की तारीख में इराक में है, दे आर फंडेड एंड सपोर्टेड बाय ईरान, एंड दे आर स्टिल एंटी अमेरिकन। बेशक अमेरिका दावा करता है कि जंग जीत गया, सद्दाम को हटा दिया, बट इवन टुडे एक अमरीकी खुलेआम इराक में नहीं जा सकता पैदल। दे कांट रोम अराउंड इन दैट कंट्री। सर एंड बेसिस से बाहर फौजी नहीं निकल सकते, तो फिर उसके बाद क्या बचता है? हाँ, सो इट्स लाइक अ जेल फॉर देम। ऊपर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं सर। देयर इज अ चाइनीज कंपनी कॉल्ड नोरिंको। Norinco is a company which has played a major role by providing Iran the tools to arm Houthis, Hezbollah, and Hamas. And ये एक ऐसी कंपनी है which has a history of project managers, project head, vice presidents, and general managers getting arrested by the Chinese People's Public Party, CPP, and they are jailed and tried also for corruption and malpractices.
but it is a company which has played a major role. अब टोयोटा देख लो, it has played a major role in प्रोवाइडिंग व्हीकल्स, दो टोयोटा क्लेम्स कि ब्लैक मार्केट में अक्वायर की गई थी गाड़ियां, फिर मॉडिफाई करके ब्लैक मार्केट में बेची गई थी टू बी यूज्ड बाय आइसिस एंड अदर रिबेल फैक्शंस। अब आइसिस किसकी बनावट थी? यूएस की। 1989 में मुजाहिदीन की किसकी बनावट थी? यूएस की। कौन कौन इन्वॉल्व था? सीआईए। तो द फनी पार्ट इज दैट with whomever America goes to bed with, it is the same country which tries to murder that other country in bed itself, कि इसे यहीं पे सुलवा दो, दोस्ती के दौरान ही कत्ल कर दो, खत्म कर दो। तो इनका बेसिकली दैट अपराइटनेस ऑफ अमेरिका इज इन सीरियस डाउट। एंड आई हैव सर्व्ड इन यूएन सर, यूनाइटेड नेशंस में आई हैव सर्व्ड देयर। The level of corruption is unimaginable. जितने भी अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड, अनफैथमेबल, मतलब आप सोच के परे है ये। मैं एज अ यंग ऑफिसर जब गया था तो धीरे धीरे मुझे पता चला कि जितने भी लोकेशंस पे स्टेट हेड होता है, एक स्टेट हेड, वो स्टेट हेड इज 99% अमेरिकन सिटीजन, ऑफिशियल, अमेरिकन ऑफिशियल। उस ऑफिशियल का काम होता है to run the administration and the accounts of that location in that UN mission and give the report to the capital. For example, Khartoum. अगर UN मिशन नॉर्थ सुडान में हो रहा है तो सारी की सारी रिपोर्ट्स अलग अलग लोकेशन में स्टेट हेड्स भेजते थे एक सीनियर मोस्ट को, जो था एम्बेसडर या जो यूएन से रिलेटेड है, हैविंग अ डीप कनेक्ट विद द अमेरिकन गवर्नमेंट, दैट इज डीप स्टेट। वहां से स्ट्रेटेजिक ऑर्डर्स आते थे, इस इलाके में आप टेंडर फ्लोट करो, आपको पोर्ट बनवाना है, कंपनी और बंदा मैं प्लांट करूंगा। सो दिस वाज डन इन कोऑर्डिनेशन। तो बात सड़क बनवानी है, कॉन्ट्रैक्ट आप फ्लोट करो, हम 2 लोकल टेंडर्स फ्लोट करेंगे और L1 की प्राइस फॉरेन वाले को दिलवाएंगे, और वो कौन होगा? अमेरिकन कंपनी। तो ये पूरी की पूरी गेम सूडान में चाइना समझ गया। एंड देन चाइना यूएन मिशन के दौरान जाता है टू द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ दीज कंट्रीज विच आर इन कॉन्फ्लिक्ट एंड दे ऑफर कि भाई वी विल ऑफर यू अ डायरेक्ट स्टेक, सरकारी पॉइंट ऑफ व्यू से लेट अस टेक द ऑयल फ्रॉम दीज ऑयल फील्ड्स, बट हम साइमल्टेनियसली यूएन का भी पीस कीपिंग मिशन करेंगे बाय द बुक, सो प्लीज अंडरस्टैंड। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स वाली गेम जो पैसे से चाइना ने खरीद ली, अब मेजॉरिटी ऑफ द लोकल कॉन्ट्रैक्ट्स आर गोइंग टू चाइना। अमेरिकन्स वर अपसेट। मेजॉरिटी ऑफ द लोकल ऑयल वाज बीइंग परचेज्ड बाय चाइना, अगेन अमेरिकन्स वर बीइंग अपसेट। एंड जब जब अमेरिकन्स ने कू करवाने की कोशिश की है, it has always been the pro China leader who has had the upper hand in Africa, and hence American roots were not able to hold in African countries. तो सर एक ये पहलू आ जाता है। एंड देन द चीप लेबर एंड द पॉलिसी की चाइना की ही लेबर आएगी, चाइना की ही मशीनरी आएगी, सब कुछ चाइना लाएगा, आप सिर्फ बैठ के पैसे दो, बाकी पूरा काम चाइना आपको A to Z स्टार्ट टू फिनिश करके चला जाएगा। नहीं नहीं, पैसे भी आप वो हमसे लो और वही पैसे वापस हमें दो। दैट्स हाउ चाइना हाँ ऑपरेट्स। हाँ, जो जैसे वहां कि के लोकल पाकिस्तान, जैसे कि ट्रांसपोर्ट्स है। पाकिस्तान हाँ में जी, किया हाँ सी जी पैक के अंदर, सर। पाकिस्तान को 6 अरब का कर्जा दिया और उसके 6 बाद अरब चाइनीज कंपनीज के टेंडर्स के थ्रू वो सारा 6 का 6 अरब प्लस अब सूद उसके चाइना। ऊपर लेंगे, वो वापस सारा पैसा चाइना चला गया। सो यू कैन लोकल्स को ना इमेजिन जॉब मिली, सर। हम्म। लोकल्स को ना जॉब मिली,
ना कोई और कुछ मिला, ना खाने को रोटी मिली, कुछ भी नहीं मिला, उसके अंदर से कोई हिस्सा नहीं मिला। पॉलिटिशियंस ने अपना उसमें से जो थोड़ा बहुत 5% कमीशन निकालना था, जो वो भी मिलिट्री को चुप रहने के 10% लिए। कमीशन निकालना था, वो उन्होंने निकाला 15%, बाकी का पैसा वापस चाइना को गया, और काम भी चाइना कर रहा है, पैसा भी वापस चाइना ले गया। अब सूद जो है वो वहाँ की जो पब्लिक है वो टैक्स भरे और वो सूद उतारे। अब इस रीजन की वजह से बलूचिस्तान मूवमेंट केम इनटू प्लेस, क्योंकि लोकल एम्प्लॉयमेंट आपने दी नहीं, लोकल पॉपुलेशन के जो एरियाज थे, सड़कें वगैरह कुछ नहीं बना, आपने सिर्फ एक 6 लेन का हाईवे निकाल दिया विदाउट कनेक्टिंग स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस, विदाउट एम्प्लॉइंग दीज पीपल। अच्छा समर, वहां पे हमने फिर एक स्ट्रेटजी देखी कि सर, गोइंग बैक टू द टॉपिक के इसराइल से एयर अटैक्स हो रहे हैं, बिकॉज हाँ, दे डोंट वो जो हैव, 200 एयरक्राफ्ट उनके पास दे वो यूज्ड। मिसाइल नहीं है कि जो ईरान को वो विद मिसाइल हिट कर सके। दूसरी तरफ जीबीयूज। से ईरान ने एक हफ्ते टिका के मिसाइल फायर किए, और सैकड़ों की तादाद में एक वक्त में एक एक ईच वेव वाज लॉन्च्ड। अब हालत यहाँ पहुंच गई है कि 3 दिन पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कह रहा है कि एरो सिस्टम की बैटरीज जो है रॉकेट खत्म हो गए। अच्छा, राफेल की जो फैक्ट्री थी जहाँ ये बना करते थे, उसके ऊपर तो हमें याद है यमन ने अटैक किया था कुछ 3 मंथ्स बैक। कुछ महीने पहले। यस। हूती रेबल्स ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था और वो फैक्ट्री उसके बाद से बंद पड़ी हुई है। तो जो स्टॉक पाइल था वो डिप्लीट हो गया। डू यू सी इट एज एन ईरानियन स्ट्रेटजी कि इन्होंने अपना सारा एक्सपायर्ड म्यूनिशन जो था या जो ट्रेनिंग म्यूनिशन था वो सारा का सारा चला दिया कि लेट देम रन आउट ऑफ द डिफेंस सिस्टम एंड देन वी विल स्टार्ट अटैक? वाज दैट द ईरानियन स्ट्रेटजी? सर मैं आपको बताता हूँ, 2024, आई थिंक इट वाज द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, जब इसराइल ने मौका ढूंढ के आईआरजीसी के एक जनरल को सीरियन कॉन्सुलेट के बाजू वाली बिल्डिंग में मार दिया था मिसाइल स्ट्राइक में, यस, जिसमें कि आई रिमेंबर। हिजबुल्ला का भी मिलिट्री कमांडर वाज आल्सो डेड। इसके बाद जो रिस्पॉन्स ईरान ने किया, इट वाज टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑल देयर डिफेंस सिस्टम्स। तो जो ड्रोन्स जो भेजे थे इन्होंने पिछले साल, इट वाज डन फॉर R&D, फॉर नोइंग द रिएक्शन टाइम, कि अगर हम ईरान से इजराइल ड्रोन भेजते तो कितना टाइम लगेगा। टाइम लगा 9 घंटे, 9 आवर्स। और ये शाहिद ड्रोन्स ही थे 99%। शहीद दे ड्रोन, आर यस। ऑपरेट हाँ, शाहिद ड्रोन्स, दे आर ऑपरेटेड विद फ्यूल, इनमें बैटरीज नहीं लगती हैं सर। तो इनके दे आर लाइट वेट, एंड ये 2 या 3 रोटेशंस के बाद ग्लाइड ग्लाइड की भी हेल्प लेते हैं, विंड की भी हेल्प लेते हैं, एंड अगेन द आरपीएम स्टार्ट्स। तो इट हैज अ लॉन्गर कवरेज ऑफ रेंज। उसमें इन्होंने विजुअल फीड ली, उसमें इन्होंने ग्राउंड मैपिंग की, उसमें इन्होंने प्रॉपर विजुअलाइज किया कि कौन से एयर डिफेंस सिस्टम्स कहां पे और किधर डिप्लॉयड है। आफ्टर दैट, जो इनिशियल जो आपस में इनकी झड़प हुई थी, उसके बाद दे सैट डाउन एंड डिड द मैथमेटिक्स कि भाई हाउ मच कैन वी अफोर्ड टू एग्जॉस्ट देयर सिस्टम्स। इन्होंने ये तक टाइमिंग नोट किया था कि इफ दे लीज रिलीज द मिसाइल्स फ्रॉम ईरान, सबसे पहली मिसाइल जो इंटरसेप्ट होगी, वो इनिशिएशन पॉइंट एरो का जहां से चलेगा, वहां से लेके टिल द टाइम इट टुक टू हिट द इरानियन मिसाइल, एवरीथिंग वाज कैलकुलेटेड बाय द वॉच। और अगर हम कहें कि ईरान के पास इंटेलिजेंस नहीं है, वी आर सैडली मिस्टेकन। ईरान की भी इंटेलिजेंस एजेंसीज आर वेरी मच एक्टिव इन इजराइल, बल्कि ज्यादा एक्टिव है, बिकॉज इजराइल की जो
ओवरऑल डेंसिटी है, द एरिया इज लेस, तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी इतनी ज्यादा है, एंड इट इज सराउंडेड बाय गाजा एंड वेस्ट बैंक। तो Yep. एंड एवरी डे द गाजन्स एंड द वेस्ट बैंक से जो गाजा के लोग हैं, ये आते जाते थे, दे वर वर्किंग पीपल, दे हैड पासेस, दे वर ऑथराइज टू कम एंड गो। दो टाइप के Plus, पास बनते थे, एक plus बनता I था believe वेस्ट बैंक so. से गाजा जाने के लिए, और इट वाज अ ट्रांजिट पास। एक Yeah. होता था वर्किंग पास परमिट, जिसमें आप सिर्फ पॉइंट ए से इजराइल आ सकते हो और उसी रास्ते से वापस जाओगे। जी। अगर आप उस चेक पॉइंट से वापस नहीं गए, आपके लोकल पुलिस स्टेशन में नाम चढ़ा दिए जाते थे डिजिटली, और कैमरा में जैसी शक्ल आती थी कि भाई यू वर टू गो बैक फ्रॉम दैट गेट, तुम इस गेट से क्यों गए, तो वो पैलेस्टीनियन को इंटेरोगेशन के लिए हफ्ता 10 दिन जेल में ही रखते थे। इट वॉज अ हरासमेंट फॉर द फैमिलीज। Plus, I think तो so. All the हाँ investment जी सर। China have in Israel, their intelligence is also active and is collaborating with the Iranian intelligence. सर ये जो अटैक हुआ था हमास वाला, जी। इट इज स्पेक्यूलेटेड कि जो हमास का जो एक लीडर था, ही हैड स्टडीड इंजीनियरिंग फ्रॉम चाइना, एंड ही वॉज इन क्लोज रिलेशनशिप विद one of the Syrian ministers who who had a soft corner for Hezbollah, and so they decided to have a meeting. This meeting was organized by the Iranian Republican Guard Corps commander, a senior general, in China. And when all of them met in China, तब चाइना ने बोला कि तुम हुआई कंपनी के इनक्रिप्टेड इक्विपमेंट पे ही बात करोगे, बिकॉज ऑल अदर कम्युनिकेशंस विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड, एंड देयर ऑन वॉट एवर प्लानिंग दैट वेंट इन प्लेस टू, ये जो 7 अक्टूबर को जो अंजाम दिया गया 2023 में, ये इन इक्विपमेंट्स के साथ चाइनीज कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को यूज किया गया है। सो इफ वी से कि चाइना तो है ही नहीं पार्टी टू इट, इट इज रॉन्ग। So चाइना हैज would we be right to say कि ये जो कुछ हो रहा है मिडल ईस्ट के अंदर is just a proxy war between China and America? यस सर, यस। बल्कि रशिया तो मैं बोलूंगा ही नहीं, रशिया हैज इट्स प्लेट फुल। हालांकि काफी हद तक यस, रशिया इज ऑल्सो हैंड इन ग्लव। देखिए सर, आप जो मर्जी फेस दे दो, कम्युनिस्ट कंट्री में कम्युनिस्ट इम्प्रिंट नहीं जा सकता, वो इट इज इन देयर डीएनए। तो आप वो चाइना को ले लो, आप रशिया को ले लो, I mean, which country is willing to send its citizen to Russia to go and fight against the West? Chinese, they have sent their people. North Korea? North Korea has sent battalion strengths, Yeah. ब्रिगेड स्ट्रेंथ, कि आप ब्रिगेड की ब्रिगेड ले लो, मेरे 15,000 बंदे रखो आप लड़ाई लड़ने के लिए। एंड जो रशिया की जो ये अभी परेड हुई थी, विक्ट्री परेड, उसमें जितनी भी कंट्रीज अपने सोल्जर्स प्रोवाइड कर रही है रशिया को, उन सबके जनरल्स वर देयर इन यूनिफॉर्म, हु सल्यूटेड प्यूटिन, एंड प्यूटिन रेसिप्रोकेटेड एंड मेट एवरीबॉडी। तो अब नेक्सस देखें, इट इज अ प्रॉक्सी। यूक्रेन को प्रॉक्सी बनाया गया है, उसे तो हड्डी दी गई कि भाई तुम नेटो की हड्डी खा लो, जैसे उसके गले तक पहुंची, यूएस ने निकाल ली बाहर, यूरोपियन यूनियन ने लॉ वाली किताब निकाल ली कि भाई खुद की डिस्ट्रक्शन से अच्छा है कि रूल बुक ही दिखा दो कि भाई इफ यू आर इन द स्टेट ऑफ वॉर यू कैन नॉट बिकम अ नेटो मेंबर। तो भाई लड़ाई से पहले बताते हैं। अच्छा, अब तक तो प्रॉक्सी वॉर हो रही थी ना समर, अब तो डायरेक्ट वॉर शुरू हो गई। सर कैन वी से इट्स दैट? सर देखो, सबको पता है, एवरीबडी नोज इट्स अनडिक्लेयर्ड वॉर। रशियंस को पता है कि जो So भी here is the picture of direct सर involvement now. सर Do you think कि ये सैटेलाइट इमेज जो मैं और आप देख रहे हैं इस वक्त, and we have discussed this off the off the air also,
आपको लगता है कोई नुकसान हुआ होगा? नहीं सर, इट इज सुपरफिशियल। प्रैक्टिकली बता रहा हूं सर, आई एम प्रैक्टिकली टेलिंग यू इट इज अ वेरी सुपरफिशियल डेटा। इट डजंट अपील, मतलब ना वहां पे स्मोक, ना वहां पे एम्बुलेंस, ना वहां पे लोगों की आवाजाही। एक होता है ना आफ्टर एक्शन रिपोर्ट, मतलब हादसा होने के बाद एक होता है डैमेज अच्छा, असेसमेंट एक रिपोर्ट्स। वीडियो भी निकली है, जो मैं यहाँ शेयर नहीं करूँगा। एक वीडियो भी निकली है और मैंने वो वीडियो देखी है, और वो कल रात को ही आ गई थी। अटैक के 1 घंटे बाद वो वीडियो टेलीग्राम के ऊपर पहुँचा दी गई थी। आई एम टेलिंग यू कि वो ये दिखा रहे हैं, उस वीडियो के अंदर आग सरफेस के ऊपर लगी हुई है। हाँ एंड अगर इट वाज द बंकर बस्टर बॉम्ब, देयर शुड हैव बीन एन अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन। तो क्या ये, यस have they even reached the depth they were supposed to reach, or the mountain granite have actually stopped this bomb from going to the depth it was supposed to go? सर, आई जस्ट वांट टू लॉजिकली आस्क वन थिंग टू द ऑडियंस, कि जब दो 2024 में जब इनकी झड़प हुई थी, तब इतनी इंटेल गैदर करने के लिए ईरान ने अपने रॉकेट्स और ड्रोन्स भेजे थे, हम्म। डिस्पाइट नोइंग उनकी कोई स्पीड नहीं है ड्रोन्स की। दे जस्ट वांटेड टू नो द रिस्पॉन्स। तो जब ये फैसिलिटीज तैयार कर रहे थे, आई एम वेरी श्योर कि दे हैड द नॉलेज कि GPU 57 किसे कहा जाता है, उसका क्या काम है, उसका पिछली बार सिमिलर टू GPU 57 टोरा बोरा में क्या गिराया गया था, कब गिराया गया था, किस लिए गिराए गए थे ये वाले म्यूनिशन गाइडेड बॉम्ब यूनिट्स। तो आई एम श्योर कि जो फुर्दो फैसिलिटी है वो उन्होंने ऐसी जगह ही बनाई है पहाड़ में कि आप जो मर्जी कर लो, नथिंग विल इफेक्ट इट फ्रॉम इनसाइड। सर देखो, आई हैव बीन, मैं डैम्स में ना, आई विजिटेड फ्यू डैम फैसिलिटीज, हम्म। एंड मतलब माउंटेन के अंदर आप 1 से 1.5 या 2 किलोमीटर भी अंदर चले जाओ ना, आप 2 किलोमीटर तो फिर भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, 1 किलोमीटर अंदर चले जाओ, देर द डिफरेंस इन टेम्परेचर कम से कम 10 डिग्री का ड्रॉप आता है, इमीडिएटली ठंड लगती है अंदर। वहां पे वेंटिलेशन सिस्टम्स पूरे 24 घंटे चलते रहते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट्स इंस्टॉल्ड रहती हैं, अंदर ही अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर्स लगे हुए हैं प्रॉपर टाइप, जिसका एक वेंटिलेशन सिस्टम है धुएं के लिए, और वो वेंट्स इतने छोटे हैं वो सैटेलाइट से नहीं दिख पाते, यू कांट सी देम। और जहां तक धुएं का सिग्नेचर होता है, जब तक वो पहुंचते हैं तब तक वो ठंडा हो जाता है, वो यू कांट मेक आउट कि वहां पे कुछ गर्म है। तो ऐसी फैसिलिटीज होती हैं अंडरग्राउंड इन माउंटेन्स। ये तो मैंने डैम का बताया है। तो आप सोचो, ये तो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, डोंट वी थिंक कि इन्होंने सारे बंदोबस्त किए होंगे कि भाई हमारी कंट्री का एसेट है, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है, पूरी दुनिया इसके खिलाफ है, तो शुडंट वी नॉट सिक्योर इट। Also, Iran अब has made a statement that before the attack, they have moved all the yellow cake. It was already moved. इट वाज मूव्ड, सैटेलाइट इमेजेस आर देयर ऑफ ट्रक्स रिमूविंग देम, एंड वेयर द ट्रक्स वेंट वो किसी को नहीं पता, बिकॉज सैटेलाइट की भी लिमिटेशन होती है, एकदम भी लाइव फीड इतने सारे ट्रक्स की एक ही टाइम पे मुश्किल है। अच्छा, इसके नतीजे में a lot of people were expecting कि कोई रिएक्शन कोई रिएक्शन जो वो ईरान से आएगा। Do you think अभी सर, अभी तक कोई रिएक्शन हमें नजर तो नहीं आया? सर मैं बताता हूं वाई। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, उस शहर का नाम है बुशहर। सो जहाँ बुशहर पे में रशियंस जो, बैठे हैं। हाँ वहां पे 600 रशियंस स्टेशनड हैं नौकरी के तौर पे, दे आर पोस्टेड देयर,
रोटेशन में काम करते हैं और रशिया वापस जाते हैं, उनकी रिप्लेसमेंट से रशिया से कोई और आता है। और ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये आईएईए को डिक्लेयर किया गया है कि इट इज प्योरली फॉर सिविलियन यूज, और ये सिविलियन यूज के लिए यूज हो रहा है। और रशिया ने ये बात इन्फॉर्म की भी है आईएईए और यूएसए को, इसलिए बुशहर को टच नहीं किया गया। अच्छा समर, समथिंग एल्स हैज हैपेंड अगेंस्ट अमेरिका। तो हमें ईरान का कोई रिएक्शन नजर नहीं आया, मगर एक रिएक्शन उनका आया जरूर है। नेस जियोना बायोलॉजिकल लैब, रिसर्च फैसिलिटी हाँ फैसिलिटी, यस। एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर बायो वेपन, जिसको अटैक कर दिया ईरान ने। नाउ अटैकिंग अ फैसिलिटी लाइक दिस इज सेम थिंग एज अटैकिंग अ न्यूक्लियर प्लांट। उसके नतीजे में भी अगर आप एक न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर अटैक करते हैं तो एक धमाका होगा, रेडिएशन लीक होगा, हजारों लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। If they won't die of the explosion, they will die of the radiation poisoning. नेस जोनिया जैसी फैसिलिटी को अटैक करने से if an agent escapes out of it, thousands of lives are actually at risk immediately. And I जैसे वुहान personally में हुआ। believe, जी, I personally believe this should have not been done. मगर ये हो गया। Do you see a human cost? सर सी दैट लैब वाज responsible for death of many Iranian top officials। दैट उस लैब से रेजिन्स, कुछ टाइप ऑफ पैथोजेंस वर एक्सपोर्टेड and used by Mossad agents against the Iranian scientists। And that is why सर देखो, हर एक चीज का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। अगर कोई चीज नुकसान पहुंचाए, अगर कोई चीज किसी का कुछ अच्छा करे ना, आपका रिएक्शन कम भी हो सकता है इन इट्स मैग्नीट्यूड। बट ये इसलिए किया गया बिकॉज दैट लैब was the sole reason for creation of poisonous agents, pathogens which were administered to top senior Iranian officials abroad, overseas। जिन एजेंट्स का, इनमें से कुछ एजेंट्स का जिक्र हमें उस किताब के अंदर भी मिलता है, टू राइज अप एंड किल। तो आप मुझे बताएं कि why shouldn't have Iran not targeted that lab? Because ordinary citizens' lives are now at risk. इट इज एक बेसिकली सर, मुझे ये है कि एक तरफ तो ईरान आयतुल्ला है, आईना दिखा रहा है। समर, एक तरफ तो आयतुल्ला है जो ये कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स जैसे मौलिक हथियार जो लाखों लोगों की जिंदगी एक सेकंड के अंदर खत्म कर सकता है, मेरा मजहब उसकी इजाजत नहीं देता। दूसरी तरफ, क्या आपका मजहब इसकी इजाजत देता है कि आप हजारों लोगों की जिंदगियों को एक ऐसी लैब के ऊपर अटैक करके खतरे में डालते हैं? Isn't this a little contradictory on Iran's behalf? सर पर दोनों का ये हाल है सर। बिकॉज सर आप देखें, ईरान की प्रॉक्सीज, हमास, इस्लामिक जिहाद, ठीक है सर, फिर हिजबुल्ला, हुतीज, इन सब को, और काफी हद तक आइसिस को कौन सपोर्ट करता है, और आज की तारीख में कौन ज्ञान दे रहा है रिगार्डिंग ह्यूमैनिटी एंड रूल्स, रेगुलेशंस, डिप्लोमेसी में धोखा, कौन देखो, लेक्चर दे रहा है? अब तो जो है वो दुनिया के कुछ मुल्क जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि उसको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, मतलब इतना बड़ा अटैक करने के बाद ना।
So ये let's not ट्रम्प go को। in there. जी। नहीं, पर फनी चीज सर ये देखो, आप पहले नॉमिनेट, फर्स्ट ही इज नॉमिनेटेड एज द फ्रंट रनर फॉर नोबेल पीस प्राइज, हम्म। एंड 48 घंटे बाद वही कंट्री कंडेम कर रही है उसी उसी बंदे को जिसने हमला करवाया। तो आई डोंट नो, मतलब इंटरनेशनल एरिना में इट इज बिकम अ मॉकरी। एक होता है अच्छा, मजाक, एक होता है मॉकरी, कि ये हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा सर, तो मतलब डू यू एक थिंक, होता है कि, हाँ जी सर। आपको लगता है कि ईरान का अगेंस्ट अमेरिका को रिएक्शन आएगा? इसके नतीजे में कुछ और चीज़ें होंगी जिसके ऊपर अभी विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ सर इट, मैं बट डू यू बताता हूँ, थिंक दे विल रिएक्ट टू अमेरिका? आई टेल यू सर, अब जियो पॉलिटिक्स में क्या होगा। एट द कॉस्ट ऑफ दिस वॉर, रशिया विल स्ट्राइक अ डील विद यूएसए, कि भाई यू टेल यूक्रेन टू स्टॉप, or else I am giving a nod to Iran to screw your bases all over the Gulf. हाँ तो हाँ, नहीं तो you let me know, then you go your way, I will go the highway and my way. तो सर ये जो, एंड रशिया will give all these security and assurances to Iran कि you just wait for my signal, I will get back to you, just hold on. And Abhi, as we both are speaking today and the audience is listening, Russians would be talking with the Americans for the closure of the Ukraine war. And if America is not in agreement, then the Russians are like, भाई मेरा बुलडॉग है, बुलडॉग तो नहीं, रॉटवाइलर इज ईरान, इसको मैंने छोड़ दिया ना खुला, तो ही इज गोइंग टू श्रेड यू टू बिट्स एंड टैटर्स, और इसके बाद अगर चिथड़े हो जाएंगे ईरान, तुम्हारे। इसके बाद अगर ईरान नेगोशिएशन टेबल के ऊपर बैठा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा, इफ ईरान सिट्स एंड अग्रीज टू नेगोशिएट, इट्स ट्रेड विल ओपन अप टू द वर्ल्ड, सैंक्शंस लिफ्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। एज फार एज रिजीम चेंज इज कंसर्न्ड, मुझे नहीं लगता सर, क्योंकि देखें रिजीम चेंज विल ऑलवेज बी डन वायलेंटली। ऐसे सर देखो, कोई किसी के घर में दरवाजा खटखटा के आके बोले भाई साहब आप ना घर से निकल जाएं, मैं ना अपने किसी दोस्त को इस घर में रखना चाहता हूं, इट इज नो, नॉट बट पॉसिबल। देयर इज अनदर एंगल टू इट। मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई और तीसरा मुल्क बीच में इन्वॉल्व था जिसने एक कॉन्फ्रेंस कॉल मिलाई है, मैं नाम ना गोना नेम दैट कंट्री। वहां से एक कॉन्फ्रेंस कॉल मिली है, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब थे, दूसरी तरफ आयतुल्ला साहब थे, और ये मिली भगत से हुआ है। ये दोनों ने मिलके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इस अटैक को होने दिया, जिसकी वजह से मुझे ईरान की तरफ से कोई रिएक्शन नजर नहीं आ रहा। क्योंकि और उनको नुकसान नहीं हुआ। व्हाट यू जस्ट सेड कि सर ईरान का ट्रेड खुल जाएगा दुनिया के साथ, sanctions will be removed if they go to the negotiation table now. Do you think this was all done? This was all done to derail the BRICS plans? ये जो डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है, ऑयल को ऑफ द डॉलर ले जाके लोकल करेंसीज के अंदर ट्रेड करने की बात हो रही है, जिसमें सऊदी भी शामिल है, रशिया भी शामिल है, ब्रिक्स भी एक प्लेयर है। डू यू थिंक कि ऑयल मार्केट को, टू कीप इट ऑन डॉलर, दे आर प्लेइंग दिस गेम विद म्यूचुअल सर अंडरस्टैंडिंग? सर देखो, एंड ऑफ द डे इंडिया के लिए दिस विल ओपन अप अ रूट टू आईमेक, जो हम्म। इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, IMEC, दैट इज हाउ आई सी इट। सो हम, ईरान एंड इंडिया आर इन गुड टर्म्स विद ईच अदर। The first phone call that went
to to Khomeini was from Prime Minister Modi, that okay, now it's done, now don't retaliate, kind of a thing, and we want peace and stability in the region and security. And probably PM Modi would be just thanking his stars कि चाबहार पोर्ट को बॉम्बिंग नहीं हुई और वो बच गया बॉम्बिंग से और डिस्ट्रक्शन से। तो ये सारी चीजें सर देखिए, ये सब इंटरकनेक्टेड, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि तूने मुझे थप्पड़ इतनी इंटेंसिटी से मारा, मैं तुम्हें वापस थप्पड़ मारूंगा, पर मैं थोड़ा सा ना कम पावर के साथ मारूंगा, वहां पे मेरी बेइज्जती मत करना, चुपचाप शांत बैठ जाना। अब जो ईरान है उसको अब जब थप्पड़ मारा है कम इंटेंसिटी के साथ, अब उसका एक दोस्त है जो उसे बहुत या तो उकसा सकता है कि यार तुम तो खत्म, तेरी तो बेइज्जती इतनी हो गई, तूने मार खा ली, वापस तूने कोई जवाब नहीं दिया है। तो कुड बी कि इधर रशिया विल प्ले द रोल ऑफ अ इंस्टिगेटर एंड चाइना विल बी लाइक, अच्छा रशिया तुम इसे उकसाओ, चाइना विल गो टू ईरान, भाई देख मेरे पास वेपन सिस्टम्स अच्छे हैं, तू मेरे से सारे वेपन्स ले और अमेरिका को बिजी रखो, पैसे भी दूंगा हथियार भी दूंगा, तुम करो डू द डर्टी वर्क, और मैं ताइवान को आराम से जाके 1 या 2 साल में कब्जा लूंगा। क्यों? बिकॉज यूएसएस निमिट्स, यूएसएस जेरल्ड और एक और 3 है फ्लीट्स, तो 3 तो बैटल ग्रुप्स तो वहीं पे ही हैं। तो चाइना कह रहा होगा कि यार मेरे लिए अच्छा है, इन्हें ऑक्यूपाई रखो, एंड आई विल गिव यू द मनी ऑल्सो, आई विल बाय योर ऑयल ऑल्सो। आपको पता है सर 2020 में 400 बिलियन डॉलर्स की डील हुई है फॉर द कमिंग 25 ईयर्स बिटवीन चाइना एंड ईरान। 400 बिलियन डॉलर्स की डील, जी। एंड दैट वाज ओनली डन in lieu of oil for infrastructure development in Iran by China, which included weapon technology, weapon R&D, and also selling of military equipment to Iran. न्यूज़ एक और आई है सर, जिसके ऊपर मैं कई दफ़ा पिछले 2 जो प्रोग्राम मैंने आपके साथ किए उसके अंदर मैं बात कर चुका हूँ। AOC just given the statement, for attacking Iran, Trump will be impeached. किससे सर? एओ Alexandria Ocasio-Cortez कांग्रेसमैन है, कांग्रेस वुमन है न्यूयॉर्क की, ओके, डेमोक्रेट पार्टी से। ये अभी आया सर, इट इज जस्ट कम इन। जस्ट अबाउट एन आवर अगो, यस। आप मुझे बताओ सर कौन किसका सखा है? अपने अपने ऊपर गुस्सा आता है कि ऐसी प्रेडिक्शन हम देते क्यों हैं? Why do we even predict this, that this is going to happen as the aftermath of it? किताबें दर्द पढ़ होता है। पढ़ मतलब हद हो जाती है सर, आंखें दर्द होने लगती हैं। एंड देन दीज गाइस कम, एक लाइन में सारी मेहनत पे खत्म, पानी पानी फेरा जाता है। सो सुबह सुबह 20वीं वेव लॉन्च कर दी गई है अगेंस्ट इसराइल, और 21वीं जो है वो रात को की जाएगी। तो रात तो ऑलमोस्ट होने वाली है ईरान में। बल्कि हो ही चुकी है रात वहाँ पे। तो 7 बज गए हैं सर वहां पे, इट जी, इज 7 o'clock इन द इवनिंग इन इजराइल। ओवरनाइट अटैक का टाइम हो गया। एक और वेव लॉन्च होने जा रही है। सर अब आई थिंक ये चलता ही रहेगा सर। मुझे आई समझ थिंक स्टिल इट इज, ये जंग अभी खत्म होती एनी टाइम सून खत्म होती नजर नहीं आ रही। नहीं सर, एटलीस्ट इजराइलीज विल नॉट टेक इट लाइंग डाउन। इनफैक्ट इजरायली एक ऐसा ग्राहक होगा कि भैया मैं जिसके साथ जिससे सौदा किया था कि तू है ना मेरे लिए लड़ाई लड़ ले, कहता वही मार खा के आ गया, अब मुझे ही जो भी करना है मुझे ही करना है, एंड ऑफ द सर डे। मैंने आपको कहा ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी एक मुल्क से कॉन्फ्रेंस कॉल की गई है। एक तरफ खामनाई साहब को लिया गया फोन के ऊपर,
और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब को लिया गया और उसके बाद कॉन्फ्रेंस का बटन दबा दिया गया। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है कि भाई देखो, जो भी है, एक अलामती सा अटैक हम करेंगे, सिंबॉलिक अटैक, एंड जस्ट स्टे क्वाइट ऑन इट। उसके नतीजे में नेतन्याहू को भी कह दिया गया, देखो खुश हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए 6 बम गिरा दिए, हैप्पी नाउ। और वो भी रात को बड़ा, जिस वक्त ये अटैक हुआ है, बड़ी उसने खुश हो के बड़ी उछल उछल के स्टेटमेंट्स दी हैं, छलांगे मार रहा था वो। मुझे तो सुनने में ये भी आया कि उसके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे सर, पर जिस सर वक्त वो आई थिंक स्टेटमेंट दे हिज रहा था। हैप्पीनेस विल बी लिमिटेड सर, बिकॉज आई थिंक दे हैव गेन्ड ओनली 2 years ऑफ बफर टाइम। 2 साल का बफर टाइम है। एंड मोर ओवर देखिए, सर, मैं जो प्रोटेस्ट आज मैं यूएस में हो रहे हैं, एवरीबडी इज क्वेश्चनिंग कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहाँ हैं, वेयर आर दे। एक न्यूज़ मैं दे चुका हूँ कल डॉक्टर साहब के प्रोग्राम के ऊपर, उसे यहाँ रिपीट कर देता हूँ मैं। ईयर 2000 के अंदर ईरान के पास इनफ फिसाइल मटेरियल था 9 बम बनाने के लिए। दे कुड हैव मेड 9 वॉरहेड। उसके बाद आयतुल्लाह खामनाई साहब का फतवा आया, वो जो एटम बम के अगेंस्ट उन्होंने फतवा दिया हुआ है, जिसके नतीजे में वो इनरिचमेंट स्टॉप कर दी गई। सो दे स्टिल हैव इनफ फिसाइल मटेरियल टू मेक 9 वॉरहेड। और ये अभी रिसेंटली कल के प्रोग्राम में मैं इसके ऊपर बात कर रहा था कि एक अर्थक्वेक आया, बड़ा लिमिटेड सा, बड़ा आइसोलेटेड सा अर्थक्वेक ईरान के अंदर आया, तेहरान के यस, पास किसी इलाके में। 5 रिक्टर 5.1, स्केल। हाँ 5.1 और 5.2 डिफरेंट रिपोर्ट्स, हाँ। जिसके ऊपर जॉर्ज गैलोवे साहब ने ये कहा था कि दैट कुड हैव बीन अ न्यूक्लियर टेस्ट। यस। ईरान जस्ट वेंट न्यूक्लियर। और मैंने अपने एक्स के अकाउंट पे भी लिखा हुआ है, और वहां पे मैंने देखा है कि वो जो मेरा ट्वीट है वो काफी लोगों ने सेव किया हुआ है, अच्छा सनत, लाइक नहीं किया हुआ है। एक प्रोग्राम आपको अगर याद हो, जो लास्ट आप और मैं डॉक्टर साहब के साथ बैठे हुए थे, वहाँ मैंने कहा था कि अब तक तो नहीं बना था मगर अब बनेगा। तो यस। अब तो बनेगा, अब तो बनेगा। अब तो कोई है ही नहीं, सब तो आई खदेड़ दिया बाहर। आईएईए को किक आउट कर दिया गया ईरान से टोटली। उन्होंने कहा कि जी ये काबिल एतबार ही नहीं है, ये कंस्पिरेसीज करते हैं। हम्म। उनके ऊपर ये इल्जाम लगा दिया वो कंस्पिरेसीज करते हैं, जब तक कि वो अब तक ईरान का डिफेंस कर रहे हैं। मगर उनके ऊपर इल्जाम ईरान ने यह लगाया कि ये कंस्पिरेसीज करते हैं हमारे अगेंस्ट, तो इन्हें बाहर निकालो। आईएईए सर इज देखो टोटली आउट। सर देखो 61st डे पे आप दिन में स्टेटमेंट देते हो कि डिफॉल्ट कर गए हैं, है ना, न्यूक्लियर एनपीटी को लेके, और 13 तारीख की रात को ही 200 वाइजा जाके हमला कर देते हैं। तो अगर चाहे इंडिया भी होता या कोई भी देश होता, वो एक ही चीज बोलता, भाई तुमने दगा की है, यू आर अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच इज वर्किंग इन विद माई एनिमी एंड नॉट विद मी। तो ईरान खुद बोल रहा है कि डे वन से ही हमारा बेवकूफ बनाया जा रहा है। हम्म। कह रहे ईरान ने तो कभी टेबल से उठ के गया ही नहीं, कहते हम तो टेबल पे बैठे रहे हैं हमेशा। कहते ट्रम्प भी 2 दिन पहले बातें कर रहा था कि यस वी विल टॉक, वी विल टू डिस्कस। वीक्स 2 वीक्स, I'll let you know something in about 2 weeks. हाँ, ये देख लो, ये लेट यू नो कर दिया। तो ये इट 2 वीक विल 2 वीक करते करते एकदम से 6 बम आ गए, 2 जहाज आ गए। दो वीक से 2 जहाज पे आ गई पॉलिसी। हाँ। एंड सर, कोई भी मिनिस्टर इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं करेगा बता के कि इस तारीख को मैं आ रहा हूं। वो तो फिर वो तो तैयार करवा देगा अपने दुश्मन को, भाई तैयारी रखो, ऐसे थोड़ा होता है इन आर्ट ऑफ वॉरफेयर। हाउ डू यू मेंटेन सरप्राइज, हाउ डू यू मेंटेन स्टेल्थ, हाउ डू यू मेंटेन स्पीड? ये जब तक ये फैक्टर्स नहीं होंगे, हाउ विल यू हैव द अपर हैंड? और डिसेप्शन, How much डिसीव, डिले। stamina do you have to sustain the war? It's all about the stamina. कि how long सर can वो you sustain it? वो रशिया है ना, ग्लूकोन डी इज रशिया।
जो तन की शक्ति, मन की शक्ति, वो रशिया है। एंड दैट इज द मेन रीजन व्हाई दे आर मीटिंग टुमारो। वो बोलेंगे भैया अब तुम हथियार या तो तुम अपने हमें दो, और बिकॉज सर सी, ईरान हैज हेल्प्ड सेट अप द शाहिद ड्रोन प्लांट इन रशिया। इट हैज Yep. सपोर्टेड रशिया फ्रॉम डे वन। जायज सी बात है, रशिया विल ओब्लाइज, पर रशिया पहले ईरान को बोलेगा एक सेकंड होल्ड पे रहो, मैंने एक कॉल करके आता हूं। ये करेंगे ट्रंप को कॉल और बोलेंगे भैया यूक्रेन को लगाम में लगा ले, इससे पहले कि मैं अपना रॉटवाइलर यहां से छोड़ दूं तुम्हारे ऊपर। समर इसको कंक्लूड करते हैं। इसका I mean, it कंक्लूजन will नहीं it है। will it will affect a lot of things. ईरान से ऑलरेडी स्टेटमेंट आ गई कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज करना है। उनकी पूरी पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव कर दिया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर दिया जाए। We think it is deliberate. That's why I'm saying it could be a mutual understanding between Iran and USA कि ऑयल की मार्केट को मैनिपुलेट किया जाए। सर आप जैसे कह रहे थे ब्रिक्स को डिसमेंटल किया जाए, डी ब्रिक्स को डिसमेंटल डॉलराइजेशन। किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आते साथ ही एक स्टेटमेंट दी थी कि जो यस। ये यूरोपियन सारी कंट्रीज हैं, ये अमेरिकन ऑयल खरीदना शुरू करें, अदरवाइज मैं इनके ऊपर टैरिफ डालूंगा 100%। वो किया उसने। तो सर देखें, यू सर थिंक देखो, इट्स ऑल अबाउट द ऑयल मार्केट? सर इट इज अबाउट, ऑब्वियसली सर आप देखें ना, पूरी जो कतर की पूरी इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन ईरानियन ऑयल। ईरान पे जो सैंक्शंस लगे हैं, आपको क्या लगता है ईरान इज नॉट एबल टू सेल इट्स ऑयल? इट इज बीइंग परचेज्ड बाय ओमान एंड कतर इन वेरी लार्ज क्वांटिटीज, or they are doing the selling of the Iranian oil and giving the money back to Iran. चाइना तो डायरेक्ट बाय कर रहा है ना। सर चाइना इज, सर चाइना आप इज देख सुपर लो पावर, ना, दे कैन डू इट ना। दे आज कैन डू अमेरिका इट। चाहेगा, इफ अमेरिका वांट्स टू बाय द इरानियन ऑयल, नोबडी कैन स्टॉप देम, दे विल जस्ट गो एंड डू इट। नोबडी कैन स्टॉप देम, बट ईरान डजंट वांट टू सेल। भाई मैं अपनी चीज तुम्हारे दुश्मन को बेचूंगा, तुम्हें क्यों बेचूं? तुमने तो धोखा दिया। समर याद इट इज करें, लाइक दैट एक डिस्कशन के अंदर मेरी और आपकी बात हुई थी, सर। ये जो मूसल के ऊपर जिस वक्त आईएसआईएस का कब्जा था, हाँ मोसुल पे, हाँ सर। सारा ऑयल तुर्की के रास्ते, ये वो आईएसआईएस ऑयल बेच रही थी तुर्की को। और नहीं, ये तैयब उर्दगान का अमेरिकन। दामाद इसमें इन्वॉल्व था। तैयब उर्दगान का दामाद इसमें इन्वॉल्व था। सर द थिंग वाज व्हाई रशियंस केम इनटू सीरिया, वो जबरदस्ती आए। उन्हें पता था कि ये पूरा तेल वहां से गायब कर देंगे, एंड दैट इज व्हाई दे केम। एंड द फर्स्ट थिंग पुतिन सेड, भाई नो फ्लाई जोन, ये 400 किलोमीटर के दायरे में S-400 ऑन हो जाएगी, अपने हवाई जहाज इसके अंदर मत लेके आना। तो रशिया ने अपना तेल वहां से पिया, अमेरिकन ने अपना तेल अलग से लूटा। उसकी वीडियोज हैं बकायदा कि 15-15 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर लंबे टैंकर्स की लाइन लगी हुई है टू गो टू दी पोर्ट, एंड दो शिप्स यूज्ड टू गो टू यूएस। तो आप देखें कितना तेल इस मुल्क ने पूरी दुनिया का हड़प लिया है। एंड सर देखो, एक और फैक्टर है, हूती रिबेल्स अगर इंडिपेंडेंटली एक्ट करने लग गए यमन में, दे विल क्रिएट इनफ हैवॉक कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वैसे ही जाने से खतरा हो जाएगा। दे डोंट नीड अ ओवरऑल ऑल आउट परमिशन फ्रॉम ईरान। ईरान ज्यादा से ज्यादा अपने वेपन आर्सेनल और मिसाइलें इनको पकड़ा देगा कि ये लो। एंड द टर्निंग पॉइंट विल बी इफ अ अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर इज संक और ओवरवेल्म्ड by the Iranian missile systems or the अब Yemen. ये मत कहना कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में उसको क्लोज ही ऐसे करेंगे। But obvious American presence is going to be there, sir. It is an affected area. So is the Chinese. They just sent the हाँ, message yesterday from Pacific yes, that we are moving. they are in Djibouti. आपको पता है जिबूती में चाइना का पूरा एक बेस है प्रॉपर, ऐसे लगता है पूरा जिबूती मुल्क ही चाइना का है। हॉर्न ऑफ इट्स अफ्रीका दैट पे। बिग। यस,
आई हैव सारे आई बैठे हैव हुए वहां बीन पे, देयर। हाँ, सारे आई हैव बैठे हुए बीन वहां देयर। पे। फ्रांस भी अमेरिकन्स बैठा भी हुआ हैं। है, अमेरिका भी बैठा हुआ है, चाइना भी बैठा हुआ है, सारे वहां बैठे हुए हैं। कौन नहीं है? वही सर, मैं वही बता रहा हूं कि इनका ना रहते भी आजू बाजू हैं, खुद आपस में इकट्ठे। लड़ते भी नहीं है, लड़वाते नहीं, भी किसी और आपस में को है। लड़ते भी नहीं है, लड़ रहे हैं एक्चुअल कंट्रीज। जो ओवरसीज बेसिस हैं वहां पे इकट्ठे मिलेंगे, मार्केट में भी जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और जैसी टेंशन हो जाएंगी तो वहां पे ऑर्डर आ जाएंगे, भाई नो चाइनीज टू इंटरेक्ट विद अमेरिकन सोल्जर, अमेरिकन सोल्जर्स का नो इंटरेक्शन विद चाइनीज सोल्जर। ये 15-20 दिन कोल्ड वॉर चलेगा, उसके बाद सब नॉर्मलाइज हो जाएगा, फिर से सब नॉर्मल बात करने लगे। तो ओवरसीज मिलिट्री जो है बेसिस, उनका ये हाल है कि वो चलिए खुद। समझ, इस प्रोग्राम को अब कंक्लूड करते हैं। ये तो एक डेवलपिंग सिचुएशन है और उसका अभी कोई कंक्लूजन हमें निकलता नजर नहीं आ रहा, टू बी ऑनेस्ट विद यू। Sir, conclusion will be, I think, in the coming, you could say, sir, 10 days. 10 दिन के अंदर अंदर पता लग जाएगा कि अगर हॉर्मुज में हॉस्टाइल एक्टिविटीज हुई, इट विल स्प्रेड। Second factor is, if Russia is in control of Iran, the conflict will be bargained with, keeping Ukraine quiet and having peace with Ukraine, or Iran will have रशिया peace और with चाइना? USA. Sir, Russia, because China, why would China want? Sir, this is the only time जहां पे चाइना कैन ओवरटेक अमेरिकन इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग। हालांकि वो कर ही गया है, 6th जनरेशन फाइटर उसका मतलब यूज भी कर रहे हैं, सब कुछ हो गया है। तो आप सोचें कि अगर चाइना ने ये लड़ाई करवा दी बाय गिविंग वेपन्स टू ईरान एंड टेलिंग रशिया यू स्टे आउट ऑफ इट, तुम अपना यूक्रेन का संभालो, आई विल मेक, बिकॉज देखिए, चाइना एंड रशिया कैन टीम अप टुगेदर and use this opportunity to occupy Americans in the Ukrainian front जो चल ही रहा है, और चाइना विल ओपन अप दिस फ्रंट बाय टेलिंग ईरान की तू लड़, हथियार सामान और जवान मैं देने को तैयार हूं। चले इसको मजीद, सिंस इट्स अ डेवलपिंग सिचुएशन, नेक्स्ट वीक इसको बैठ के इस पूरे वीक के जो इवेंट्स होंगे उनको डिस्कस कर लेंगे और उसके नतीजे में हमें क्या होता हुआ नजर आता। टिल देन मुझे और समर को इजाज़त दीजिएगा। विल मीट यू अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल सबको, और बशर्ते ज़िंदगी फिर मिलेंगे।